नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरु क्लासेज के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप का 5वां भाग लेकर आ रहे हैं और जिसके अंदर हम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे और मध्य का उपजाऊ मैदान के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आप वीडियो के अंत तक अपना हौसला बनाए रखिएगा। निश्चित तौर पर वक्त बदला है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। चलिए साथियों, आगाज करते हैं आज के टॉपिक का, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो चलिए साथियों, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण ये किसने दिया था और किस प्रकार से है साथियों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण साथियों, मैं आपको एक प्रकार से कह सकता हूं कि नदियों के मध्य का भाग जो है उसके आधार पर इसको वर्गीकरण किया। और किसने किया? सिडनी बुर्नार्ड ने किया था। और करने वाला कौन था साथियों? तो इसके बारे में नंबर 1 पॉइंट आप लिखिएगा कि इसका वर्गीकरण सिडनी बुर्नार्ड ने किया था। तो लिखिए साथियों, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण सिडनी बुर्नार्ड ने किया था। सिडनी बुर्नार्ड ने किया था। बुर्नार्ड ने किया। सिडनी बुर्नार्ड ने किया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद में साथियों, इसने सिडनी बुर्नार्ड ने वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया? 4 भागों के अंदर इसका वर्गीकरण किया। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में किया। 4 भागों में किया गया, ठीक है साथियों। और 4 भाग कौन कौन से थे वो मैं एक बार आपको मैप पर बता देता हूं। तो मैप बना देता हूं साथियों आपके, इस प्रकार से आपके हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण मैं आपको दर्शा देता हूं। सबसे पहले साथियों, उत्तर के अंदर हमारे यहाँ पर कौन सी नदी चलती है जिसका उद्गम बोकरचू हिम ग्लेशियर तिब्बत से होता है, कैलाश पर्वत के उत्तर के अंदर से। तो यहाँ पर नदी है आपके सिंधु नदी। सिंधु से लगा करके साथियों सतलज नदी के मध्य का जो भाग है ये हो जाएगा आपका नंबर 1 पर पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कह दो या कश्मीर हिमालय कह दो या हिमाचल हिमालय, इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हो। और नंबर 2 पर ये कौन सी नदी हो गई? ये नदियों का नाम ध्यान रखना साथियों विशेष तौर से। सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज के मध्य। और सतलज से काली नदी के मध्य साथियों आपके हो जाएगा आपके सतलज से काली, और काली से तीस्ता, तीस्ता से हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। नंबर 2 पर हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय या कुमाऊं हिमालय, दोनों नाम भी आते हैं साथियों। कुमायूं हिमालय नंबर 2 पर हो जाएगा। और सिंधु से सतलज पंजाब और सतलज से काली नदी, कौन सा हिमालय हो गए साथियों? सतलज और काली नदियों के मध्य हिमालय के इस भाग को क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और नंबर 3 हो जाएगा साथियों आपके काली से तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और किन 2 नदियों के मध्य है साथियों? काली व तीस्ता नदियों के मध्य का जो भाग है हिमालय के इस भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक का भाग है जो कौन सा कहलाता है? असम हिमालय। असम हिमालय नंबर 4 पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। तो अभी तक साथियों हमने ये पढ़ा है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किसने किया? सिडनी बुर्नार्ड ने किया। नंबर पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके। नंबर 2 कितने भागों में? 4 भागों के अंदर किया गया है। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इस मैप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं पहले मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1 तो इनका क्रम ध्यान रखना साथियों। और उसके बाद में कि जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा कि पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय से किस नदी द्वारा अलग होता है? तो सतलज नदी द्वारा। नेपाल हिमालय असम हिमालय से किस नदी द्वारा अलग होता है? तो तीस्ता नदी द्वारा अलग होता है। ये नदियां हो गई शायद आपके, और इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसके बारे में एक एक पॉइंट शुरू करते हैं।
तो ले लिया होगा साथियों आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। तो नंबर 1 पर आप हेडिंग लगा सकते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए साथियों पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के अंदर नंबर पहला पॉइंट लिखिए साथियों, इसे हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए साथियों आप, इसे हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, क्योंकि इसका विस्तार साथियों मुख्य रूप से है जो इन राज्यों के अंदर ही है, एक तो हिमाचल के अंदर और एक कश्मीर के अंदर, इन दो के अंदर है। इसे हिमाचल हिमालय तथा कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, तथा कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। नंबर पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है साथियों कि पंजाब हिमालय के अन्य नाम हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है और कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए साथियों इसके अंदर कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी से लगाकर पूर्व में सतलज नदी तक इसका विस्तार है। तो अगला पॉइंट लिखिए इसका विस्तार पश्चिम में साथ साथ अच्छी तरीके से नोट करते रहिए ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लगा करके, सिंधु नदी से पूर्व में सतलज नदी तक विस्तार है। सतलज नदी तक इसका विस्तार है, नदी तक। और कितनी लंबाई के अंदर ये विस्तृत है, लंबाइयाँ इन चारों की ध्यान रखनी, आप अलग से नोट भी कर सकते हैं और साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। तो इनकी लंबाई हो जाएगी साथ ही आपके, कहीं पर तो 500 बताई जाती है, 500 किलोमीटर, और कोष्ठक में आप 570 भी लिख दे देना साथियों, 570 किलोमीटर नदी तक 500 किलोमीटर में विस्तृत है। तो दूसरा पॉइंट साथियों हमने इसका विस्तार देखा है, लंबाई के अंदर कितना हो जाएगा, 570 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, ये दोनों ही बताई जाती है, इसलिए आप दोनों ध्यान रखना जो भी ऑप्शन में हो। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है साथियों कि इसका विस्तार किन राज्यों के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका विस्तार हो जाएगा साथियों आपके, इनका विस्तार है जो मुख्य रूप से एक तो हो जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इन दो राज्यों के अंदर इसका विस्तार मुख्य रूप से है साथियों। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी है जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। तो प्रमुख रूप से 5 श्रेणियां हैं जो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो वो उनका नाम भी लिख दो। तो इसके अंतर्गत पॉइंट लिखिए साथियों आप, इसके अंतर्गत निम्न श्रेणियां आती हैं, निम्न श्रेणियां आती हैं। और कौन कौन सी श्रेणियां निम्नलिखित साथियों, नंबर 1 पर लिखिए आप काराकोरम, जो मैंने ये ट्रांस हिमालय के अंदर बता दिया था साथियों, काराकोरम श्रेणी। नंबर 2 आप लिखिए लद्दाख श्रेणी। और नंबर 3 आप लिखिए साथियों जास्कर श्रेणी। और नंबर 4 लिखिए आप पीर पंजाल श्रेणी। और नंबर 5 हो जाएगी आपकी धौलाधर श्रेणी। और धौलागिरी तो चोटी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पर आप ये लिखिए धौलाधर श्रेणी। पंजाब हिमालय के अंतर्गत अभी तक 4 पॉइंट पड़े हैं, और चारों पॉइंट कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस। हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय इसके अन्य नाम हो जाएंगे। इसका विस्तार है सिंधु नदी से पूर्व में सतलज नदी तक है और 570 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमालय और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अंतर्गत निम्न पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए साथियों, इससे अगला पॉइंट आप इसके अंदर लिखिए साथियों कि इसके अंतर्गत कुछ झीलें भी आती हैं साथियों, खारे पानी की, मीठे पानी की कुछ झीलें भी आती हैं, उनके भी नाम लिखेंगे। लेकिन इससे पहले एक नोट लगा कर लिखिए साथियों, जो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है, और वो ये था कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर नोट लगा कर लिखिए आप, शिमला धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। शिमला धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। शिमला धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट लिखे साथ ही, मैंने इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर कुछ मीठे पानी की और कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं, और कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखते हैं। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी? एक तो डल झील और दूसरी वुलर झील, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सबको पता ही है, डल झील और वुलर झील। और खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है पेंगो गत्सो, और दूसरी हो जाएगी आपकी सोमोरारी। ये दोनों, ये भी साथियों जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आती हैं। खारे पानी की झीलें पेंगो गत्सो और सोमोरारी, और डल और वुलर झील मीठे पानी की, ये झीलें पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद में साथियों एक मैंने आपको पहले और बता दिया था, जब हिमालय के अंदर पढ़ा था पिछले वाले के अंदर, उसके अंदर बताया था मैंने कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक करेवा, केसर की क्यारियों को करेवा कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय लिख दो आप, कश्मीर हिमालय करेवा इन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो करेवा और एक झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है साथियों। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है लास्ट, केसर की क्यारियों को तो करेवा कहा जाता है, और जबकि केसर की खेती को क्या कहा जाता है? ज़ाफ़रान कहा जाता है। तो यहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है। लास्ट पॉइंट इसका लिख दीजिए पंजाब हिमालय का, यहाँ ज़ाफ़रान की खेती होती है। ज़ाफ़रान की खेती होती है। यहाँ पर ज़ाफ़रान की खेती होती है। तो इस प्रकार साथ हमारा ये पंजाब हिमालय की डिटेल थी वो पूरी हो चुकी है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप हेडिंग लगाइए, कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य है साथियों? सतलज और काली नदी के मध्य। नंबर दूसरा आप हेडिंग लगाइए आप, कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के अंदर पहला पॉइंट आप लिखिए साथियों कि यह सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा साथियों कि कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। काली आप ऐसे भी लिख दीजिए, काली नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद में अगला पॉइंट आप लिखिए साथियों कि इसका विस्तार है जो किस राज्य के अंदर है? मुख्य रूप से कुमायूं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड राज्य के अंदर है। इसका विस्तार है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। उत्तराखंड राज्य में। और कितने किलोमीटर की लंबाई के अंदर है साथियों? 320 किलोमीटर की लंबाई के अंतर्गत है।
तो अभी तक हमने इसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े हैं कुमायूं हिमालय के अंदर। नंबर पहला, कौन सी नदियों के मध्य? सतलज से काली नदियों के मध्य स्थित है और इसका विस्तार है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, 320 किलोमीटर लंबाई के अंदर। और अगला पॉइंट आप इसके अंदर लिखिए साथियों कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, उत्तराखंड के अंदर कौन सी है साथियों? नंदा देवी। आप सबको पता ही होगा नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, जो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर है। आप लिख भी दीजिए उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद में साथियों अगला पॉइंट आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि कुमायूं हिमालय है जो पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा, पंजाब हिमालय की अपेक्षा, हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है, पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में साथियों एक क्वेश्चन आता है कि जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, नंदा देवी, निम्न चोटियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? और ये चारों हिमालय जो प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर ये ऑप्शन में होंगे, तो उस समय आपका आंसर होगा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए साथियों आप। उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है। जो वैसे उत्तराखंड के अंदर आपको पता ही है पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है। तो लिखिए इसके पश्चिमी भाग को, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है, गढ़वाल कहा जाता है, गढ़वाल कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है साथियों, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है। और अगला पॉइंट मैंने जो अभी बताया है वो लिखिए साथियों कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, लिखिए आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, ये चोटियां हैं साथियों। त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना दर्रा भी है और चोटी भी है, माना। और नंदा देवी अभी मैंने बताया था कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। और इसके साथ साथ एक और हो जाएगी साथियों, कामेत पर्वत भी यहीं पर है, कामेत चोटियां कुमायूं हिमालय में स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, यह इसके अंतर्गत आती है, कुमायूं हिमालय में स्थित है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माना, नंदा देवी, कामेत चोटियां कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। अगला पॉइंट आप लिखिए साथियों इसके अंतर्गत, वो ये कि यहाँ पर भी साथियों कुछ जिले हैं जो नैनीताल जिला के अंदर है। नैनीताल का नाम नैनीताल झील के आधार पर पड़ा है। तो इसमें लिखिए साथियों, इसमें मतलब कुमायूं हिमालय में, इसमें नैनीताल, सातताल, ये साथियों नैनीताल, सातताल ये जिले स्थित हैं। नैनीताल, सातताल जिले स्थित हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखिए साथियों इसके अंदर कि माना दर्रा है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, माना और नीति दर्रा। और जब मैंने दर्रे पढ़ाए थे, दर्रे वाला वीडियो आप एक बार पुनः देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। माना नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है। माना और नीति दर्रा कुमायूं हिमालय में स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, ये चीज आप ध्यान रखें। इस प्रकार साथियों हमारे कुमाऊं हिमालय की डिटेल थी और ये पॉइंट थे जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। नंबर 3 हेडिंग लगाइए साथियों आप, कौन सा? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नंबर 3 हिमालय लिखिए आप, नेपाल हिमालय।
नेपाल हिमालय। साथियों, इन प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो यही है, 800 किलोमीटर की, ये 800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है और सबसे ऊंचा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और किन नदियों के मध्य, मैंने वो काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। तो लिखिए साथियों, यह काली व तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। और कितने किलोमीटर की लंबाई के अंदर? 800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर विस्तृत है। तो इसकी लंबाई लिख दीजिए आप, लंबाई 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की लंबाई के अंदर विस्तृत है। उसके बाद में साथियों, नेपाल हिमालय की जो अगली बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि नेपाल हिमालय के अंदर कुछ पर्वत चोटियां हैं। पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं? इसके अंदर चोटियां, ये क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है कि कौन सी चोटी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, इसलिए आपको ध्यान रखना। नेपाल है तो नेपाल के अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, नंबर दूसरी हो जाएगी मकालू, नंबर तीसरी हो जाएगी आपकी धौलागिरी। धौलाधर श्रेणी वो किस हिमालय के अंतर्गत? नंबर पहले पर बताया था, कश्मीर हिमालय के अंदर धौलाधर श्रेणी। और धौलागिरी चोटी है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, धौलागिरी चोटी। और इसके अलावा अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, ये सब चोटियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट ध्यान रखना है साथियों, इसके अंदर ये ध्यान रखना कि यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है, ये पॉइंट ध्यान रखने। यही पॉइंट थे साथियों इसके अंदर मुख्य रूप से। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य, काली और तीस्ता नदियों के मध्य, लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चोटियां ये हो जाएगी और ये संक्षिप्त है, चौड़ाई के अंदर संक्षिप्त है और इसकी लंबाई ज्यादा है 800 किलोमीटर। और चोटियां माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा, ये चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। और नंबर ये तीसरा था साथियों, ठीक है, ये तीसरा था। और नंबर 4 पर हेडिंग लगाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला आप लिखिए साथियों नंबर 4 पर, और अंतिम हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण फिर खत्म हो जाएगा। नंबर 4 पर आप हेडिंग लगाइए, कौन सा हो जाएगा आपका? असम हिमालय। असम हिमालय के अंदर कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखना है? नंबर 1 तो इसको असम हिमालय के अंदर मुख्य रूप से कौन सी नदी है यहाँ पर? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसे नहीं कहा जाता है, वो आगे आएगा आपके। असम का मैदान जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो उत्तर का मध्य मैदान के अंतर्गत आएगा असम हिमालय के अंदर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यह किन दो नदियों के मध्य है? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। यह ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य कितने किलोमीटर की लंबाई के अंदर है? ये 720 से लगा करके 740 किलोमीटर लंबाई के अंदर विस्तृत है। मध्य 720 से 740 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसके अंदर ये ध्यान रखना है साथियों, असम हिमालय है जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम
ऊंचा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये दो पॉइंट है असम हिमालय के अंदर मुख्य रूप से कि यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। कितनी किलोमीटर लंबाई के अंदर? 720 से लगाकर 740 किलोमीटर की लंबाई के अंदर, और नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट साथ इसका नहीं है, प्रादेशिक वर्गीकरण का ही है, और नोट लगाकर लिख दीजिएगा। ये तो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इसके अंदर ये नोट लिखिएगा कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी? नामचा बरवा। तो लिखिए साथियों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी? नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 7756 मीटर ऊंचाई के अंदर। और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कंप्लीट होता है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आपने नोट कर लिया होगा ये। इसके आगे अब नंबर दूसरा भौतिक प्रदेश आप हेडिंग लगाइए, कौन सा? मध्य का उपजाऊ मैदान। नंबर 1 हमने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कंप्लीट किया है। अब दूसरा लगाइए आप मध्य का उपजाऊ मैदान। चलिए साथियों, अगला पॉइंट आप लिख दीजिए, मध्य का उपजाऊ मैदान। तो हेडिंग लगाइए साथियों, नंबर 2 पर आप मध्य का उपजाऊ मैदान, मध्य का उपजाऊ मैदान, मध्य का उपजाऊ मैदान। मध्य के उपजाऊ मैदान के अंदर ये नंबर दूसरा भौतिक प्रदेश है। मैंने कुल 6 बताए थे, जिसमें से ये दूसरा है मध्य का उपजाऊ मैदान। और मध्य के उपजाऊ मैदान के अंदर कौन कौन सी बात है? नंबर 1, इसकी साथ या लोकेशन कहाँ पर है? तो उत्तर के अंदर तो मैंने कौन सा बता दिया? उत्तर के अंदर हिमालय क्षेत्र बता दिया, और दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय पठार। इन दोनों के मध्य जो है, और वो कौन सा हो जाएगा? मध्य का उपजाऊ मैदान। तो इसके अंदर नंबर पहला पॉइंट लिखिए, यह ऐसे लिख दीजिए, या फिर उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है, तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है, पठार के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। यह चीज ध्यान रखना चाहते हैं। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य कौन सा है भौतिक प्रदेश? उसका नाम है मध्य का उपजाऊ मैदान, मध्य का उपजाऊ मैदान। नंबर दूसरा पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना है कि यहाँ पर साथियों भारत विभाजन से पहले और जो ज्यादातर जो मिट्टी लाई गई थी वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई थी। तो इसका निर्माण जो हुआ है नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। तो इसके निर्माण के अंदर आप लिखिए कि इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा से हुआ। और एक पॉइंट और लिख दीजिए कि भारत विभाजन से पहले यानी 1947 से पहले इसी प्रदेश को क्या कहा जाता था? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का प्रदेश कहा जाता था या मैदान कहा जाता था। तो लिखिए भारत विभाजन से पहले इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना चाहते हो कि इसे भारत विभाजन से पहले किन नदियां? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट लगाकर लिख दीजिए साथियों कि
कौन सा भौतिक प्रदेश, क्वेश्चन इस प्रकार था कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व निवास करता है, तो मध्य के उपजाऊ मैदान, क्योंकि यूपी जिला यहीं पर पड़ता है साथियों। तो इसके अंदर लिखिए कि इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या तथा जनघनत्व निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनघनत्व कौन से भौतिक प्रदेश का? मध्य के उपजाऊ मैदान के अंदर हो जाएगा साथियों। इसके अलावा यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है साथियों। यह चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए कि यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए इस भौतिक प्रदेश को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना साथियों कि कौन सा भौतिक प्रदेश है जो सर्वाधिक उपजाऊ है भारत का, तो मध्य का उपजाऊ मैदान है जो सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, इसलिए इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों फिर आगे लिखते हैं इसके अंदर। उसके बाद में साथियों मध्य के उपजाऊ मैदान को भी 3 भागों के अंदर मुख्य रूप से बांटा गया है, और वो कौन कौन से 3 भाग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 हो जाएगा आपका बाबर, नंबर 2 तराई प्रदेश, और नंबर 3 हो जाएगा आपके जलोढ़ मृदा प्रदेश। तो इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर आप लिखिए साथियों, इसके अंदर बाबर प्रदेश। नदी जब शुरुआत में निकलती है तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा साथियों, जहाँ से जलोढ़ मृदा या जो भी पुरानी मृदा लेकर जब निकलती है तो उस प्रदेश को बाबर प्रदेश। तराई प्रदेश, नंबर 2 लिखिए तराई प्रदेश के अंदर कौन से प्रदेश आ जाएंगे साथियों, इसके अंदर जब नदी कंकरीली मिट्टी या पर्वतों से निकलती है तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपका तराई प्रदेश, यानी कंक्रीटों से निकलती हैं या पर्वतों पत्थरों से यहाँ से जब निकलती हैं तो उस क्षेत्र को तराई प्रदेश। और नंबर 3 जलोढ़ मृदा प्रदेश। ये ध्यान रखना साथियों, जलोढ़ मृदा प्रदेश। इसको भी 2 भागों के अंदर जलोढ़ मृदा, एक तो नवीन जलोढ़ मृदा, एक पुरानी जलोढ़ मृदा। और यहाँ से साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ से मध्य के उपजाऊ मैदान में यदि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है तो यहीं से आता है। नंबर 1 तो ध्यान रखना आपको बांगर, नंबर 1 बांगर, और नंबर 2 खादर। नंबर 1 बांगर और नंबर 2 बांगर किसको कहा जाता है। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना साथियों, बापू का हो जाएगा आपके पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा मैंने पहले भी बता दिया था कि मध्य के उपजाऊ मैदान का निर्माण लाई गई जलोढ़ मृदा से होता है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से, और नवीन जलोढ़ मृदा लाती हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको 3 भागों में बांट दिया। इसके अलावा साथियों मध्य के उपजाऊ मैदान के अंदर कुछ पॉइंट और हैं, जो जैसे उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, वो भी पूछे जाते हैं। तो उसके आगे वो नोट करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए साथियों अगला पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। तो लिखिए आप नंबर 1 पर लिखिए आप उच्च गंगा का मैदान। इसी का पॉइंट है साथियों, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। उच्च गंगा का मैदान। उच्च गंगा के मैदान के अंदर नंबर पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि उच्च गंगा के मैदान के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो इसके अंदर नदियां हो जाएगी गंगा, यमुना, रामगंगा। गंगा,
यमुना तथा रामगंगा नदियाँ आती हैं, तथा रामगंगा नदियाँ ये कौन से मैदान के अंदर? गंगा के उच्च मैदान के अंदर बहती हैं। नंबर दूसरा ध्यान रखना आपके मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा, यानी कि ये विशेष तौर से कौन सा, अगर राज्य की बात करें तो यूपी वाला क्षेत्र है वो उच्च गंगा के मैदान के अंदर आता है। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और मध्य गंगा के मैदान के अंदर कौन सा नदियां हो जाएगी? गोमती, घाघरा और गंडक नदियां। गोमती, घाघरा व गंडक नदियां, गोमती, घाघरा व गंडक नदियां कौन से? मध्य गंगा के मैदान, यानी विशेष तौर से बिहार वाला क्षेत्र। और नंबर तीसरा निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, और निम्न गंगा के मैदान के अंदर कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? ये पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो निम्न गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। उनका नाम हो जाएगा एक तो महानंदा और तीस्ता, महानंदा और तीस्ता नदियाँ, ये दो नदियाँ हो जाएगी आपके निम्न गंगा के मैदान के अंदर। और निम्न गंगा का मैदान का विस्तार कौन से राज्य के अंदर है? तो वो हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर निम्न गंगा के मैदान का विस्तार है। और इसके अंदर साथियों जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो निम्न गंगा का मैदान है, इसके अंदर जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि को तो कहा जाता है चर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उच्च भूमि को कहा जाता है चर, और निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? निम्न भूमि को कहा जाता है आपके बिल। उच्च भूमि को चर और निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। और यह जो निम्न भूमि है जहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है, जो जुट धोने के काम आता है। बिल को शायद, बिल के अंदर जो जल इकट्ठा होता है, निम्न भूमि का मतलब यहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है। ये पॉइंट भी लिख दीजिए, यहाँ वर्षा का जल एकत्रित होता है, जिसको जुट धोने के अंदर काम में लिया जाता है, जुट धोने में काम में लिया जाता है। और भारत में सर्वाधिक जुट पश्चिम बंगाल में। तो ये पॉइंट आपको कनेक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। तो ये साथियों आप नोट कर लीजिए, तीनों उच्च गंगा के मैदान के अंदर गंगा, यमुना और रामगंगा, और मध्य गंगा के अंदर गोमती, घाघरा और गंडक नदियाँ, और निम्न गंगा के मैदान महानंदा और तीस्ता नदियाँ। इसका विस्तार पश्चिम बंगाल के अंदर है। उच्च भूमि को चर और निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। और निम्न भूमि के अंदर जो वर्षा का जल एकत्रित होता है वो जुट धोने के अंदर काम आता है। ये हो गया साथियों। इसके अंदर एक और लिख दीजिए, मध्य के गंगा के मैदान के अंदर, मध्य के उपजाऊ मैदान के अंदर वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक लिख के आप साथियों, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंदर इसे असम का मैदान भी कहा जाता है, इसे असम का मैदान भी कहा जाता है, या असम का मैदान, जैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, कोई भी कहो। इसके अंदर मुख्य नदी कौन सी हो गई साथियों? मुख्य नदी कौन सी हो गई? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। और ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर कौन सा बांध है साथियों? असम के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा आपके? तो वो हो जाएगा आपके कौन सा साथियों? माजुली। माजुली द्वीप कौन सा है नदी द्वीप? तो वो हो जाएगा आपके असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये थे साथियों आज के भाग के अंदर मैंने बताया था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और मध्य का उपजाऊ मैदान। तो साथियों इस वीडियो के अंदर इतना ही, और इसके आगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।